दोस्तों, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सिंचाई। यानी जो मध्य प्रदेश की सिंचाई है उसमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या खास है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि हम जो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कहीं ना कहीं यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आइए हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई। सिंचाई क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा तथा कृषि भूमि की नमी में कमी आ जाती है। यानी जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा या कृषि भूमि की क्या है, नमी में कमी आ जाती है, तब क्या है, कृत्रिम रूप से खेतों को जल प्रदान किया जाता है, जिसे क्या है, सिंचाई कहते हैं। अगर हम सिंचाई की बात करें दोस्तों, तो भारत में सिंचाई की बात करें कि जो सिंचाई परियोजना है वो कितने प्रकार से होती है, तो 3 प्रकार से होती है। तो कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले होती है वृहद परियोजना, और दूसरी होती है मध्य परियोजना, और तीसरी होती है लघु परियोजना। तब आइए हम समझ लेते हैं इनको भी। तो वृहद परियोजना कहाँ लागू होती है? जहाँ पे क्या 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र, यानी वृहद परियोजना वहाँ पे होगी जहाँ पर क्या है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्या है, कृषि योग्य क्षेत्र हो। यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर क्या है वृहद परियोजना लागू होगी। और वहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं हो सकती हैं? तो वहाँ पे आपकी नहर एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी नहर भी हो सकती है एवं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है वो भी होती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी वृहद परियोजना की। तो आपको याद रखना है 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर वृहद परियोजनाएं लागू होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य परियोजना। तो मध्य परियोजना की हम बात करें तो वहाँ पर कितना ये होना चाहिए भूमि? तो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, यानी 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि कृषि योग्य क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर क्या है मध्य परियोजनाएँ लागू होती हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपकी हो सकती है छोटी नहरें, यानी जो छोटी नहरें होती है वो किसके अंतर्गत आएगी? वो ये आएगी मध्य परियोजना के अंतर्गत आएगी। फिर जो सबसे लास्ट में जो तीसरा होता है वो होता है लघु परियोजना। तो लघु परियोजना की बात करें तो यहाँ पर क्या है 2,000 हेक्टेयर से कम, यानी 2,000 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पे क्या कौन सी परियोजना होगी? तो वहाँ पे होगी लघु परियोजना। तो 2,000 से कम हेक्टेयर में मतलब कृषि भूमि होना चाहिए, वहाँ पे होगी लघु परियोजना। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपका कुएँ, नलकूप और ड्रिप, यानी कुएँ, नलकूप और ड्रिप, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं लघु परियोजना के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र का वितरण, यानी जो मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र का जो वितरण है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले होता है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, कम सिंचाई वाले क्षेत्र। तो हम सब पहले देख लेते हैं अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, उसके बाद हम देखेंगे कम सिंचाई वाले क्षेत्र। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो देखते हैं अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। तो जो अधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, इसके अंतर्गत इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग होते हैं इसके, किसके? अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र के। तो सबसे पहला कौन सा क्षेत्र आता है आपका? तो सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो चंबल बेसिन। कौन सा क्षेत्र? सिंचाई क्षेत्र चंबल बेसिन। और इसका विस्तार की बात करें, जो चंबल बेसिन है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका होता है आपका श्योपुर से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से भिंड। यानी जो इन जिलों में क्या है सिंचाई का जो क्षेत्र है ये कौन सा होता है? तो ये होता है चंबल बेसिन। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जो सिंचाई क्षेत्र जो पहला है तो वो कौन सा है? चंबल बेसिन है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका श्योपुर से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से भिंड तक होता है। और इस चंबल बेसिन के अंतर्गत जो सिंचाई के स्रोत है, यानी जो इसके अंतर्गत जो सिंचाई का स्रोत है वहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे नहरें हैं, बांध है। और बांध कौन कौन से हैं? तिगरा, हरसी और पगारा। यानी जो सिंचाई के स्रोत है ये यहाँ पे इसके रहने वाले हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं दूसरा दोस्तों। तो दूसरा आता है आपका नर्मदा घाटी निमाड़ का मैदान। यानी जो नर्मदा घाटी और निमाड़ का मैदान है ये सिंचाई क्षेत्र है दूसरा। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अगर हम विस्तार की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं, कटनी से लेकर खरगोन तक,
यानी जो मध्य प्रदेश के जो 9 जिले कटनी से लेकर खरगोन तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो सिंचाई के स्रोत है क्या है, कुएँ नलकूप से, यानी जो नर्मदा घाटी निमाड़ का मैदान है इसमें सिंचाई का स्रोत क्या है, कुएँ और नलकूप है। और इसमें अपवाद है होशंगाबाद और हरदा, यानी जो आपको होशंगाबाद और हरदा है ये आपके नहीं, इसमें मतलब नहीं होता है सिंचाई क्षेत्र, किससे, कुएँ और नलकूप से। तो बचे आपके कौन कौन से, 7 जिले बचे, 9 है दोस्तों कटनी से खरगोन तक। तो अपवाद किस में है, होशंगाबाद और हरदा में। तो बचे आपके 7। तो 7 आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा, मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, खंडवा हो गया और बुरहानपुर हो गया। तो ये इन सब में क्या है दोस्तों, इसका विस्तार फैला हुआ है। तो आपको याद रखना सिंचाई क्षेत्र नर्मदा घाटी व निमाड़ का मैदान, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मध्य प्रदेश के 9 जिले कटनी से लेकर खरगोन तक है। और इसमें सिंचाई का स्रोत क्या है, कुएँ और नलकूप है। और अपवाद में कौन कौन से जिले आते हैं, तो होशंगाबाद आता है और आपका हरदा आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंचाई क्षेत्र तीसरा, यानी जो तीसरा है जो पूर्वी मालवा का पठार, यानी जो पूर्वी मालवा का पठार क्या है, सिंचाई क्षेत्र है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है दोस्तों इंदौर से देवास, देवास से सीहोर और सीहोर से भोपाल। यानी जो पूर्वी मालवा पठार है इसका जो विस्तार है कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका इंदौर से भोपाल तक है। यानी इंदौर से देवास, फिर सीहोर हो गया, फिर आपका भोपाल हो गया, यहाँ तक क्या है इसका विस्तार फैला हुआ है। और जो पूर्वी मालवा पठार है इसमें सिंचाई का स्रोत क्या है, तो 40 से 50% सिंचाई नलकूप से होती है। यानी इसमें सिर्फ क्या है दोस्तों, 40 से 50% सिंचाई क्या है, नलकूप से होती है। तो पूर्वी मालवा पठार का सिंचाई का स्रोत क्या है, 40 से 50% सिंचाई नलकूप से होती है। और इसका विस्तार कहाँ है, इंदौर से देवास, सीहोर और भोपाल तक फैला हुआ है दोस्तों। ये भी आपको जिले याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा, तो कौन सा चौथा है, तो बुंदेलखंड उच्च भूमि, यानी जो सिंचाई क्षेत्र कौन सा चौथा, तो बुंदेलखंड उच्च भूमि। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो टीकमगढ़ से छतरपुर, छतरपुर से पन्ना, यानी 3 जिले टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, इन तीनों जिलों में इसका विस्तार फैला हुआ है। किसका, बुंदेलखंड उच्च भूमि का। और जो बुंदेलखंड उच्च भूमि है दोस्तों, इसका सिंचाई का स्रोत की बात करते हैं, इसका सिंचाई का स्रोत क्या है, तो सिंचाई स्रोत मुख्यतः कुएँ, नलकूप, नहरों से और भांडेर और हलाली नहर, यानी ये 2 नहरें दोस्तों कौन सी, भांडेर और हलाली नहर। ये भी इसके जो सिंचाई का स्रोत किसके अंतर्गत आता है, तो बुंदेलखंड उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड उच्च भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। और इसमें सिंचाई के स्रोत क्या है, कुएँ, नलकूप और नहर है। और कौन कौन सी नहर, इसमें भांडेर और हलाली नहर इसमें इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं पाँचवा, तो पाँचवा आता है वैनगंगा घाटी। तो अगर वैनगंगा घाटी की बात करें, अगर इससे विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है और कौन से जिलों में इसका है, तो वैनगंगा घाटी हमें बालाघाट और दूसरा सिवनी, यानी बालाघाट और सिवनी में इसका क्या है, विस्तार है। और जो वैनगंगा घाटी है दोस्तों, इसका हम सिंचाई के स्रोत की बात है, किसमें सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, तो बांधों जैसे क्या है, नेहल सेरा और मुरुम नाला, क्या है, नेहल सेरा मुरुम नाला, और ये क्या है, बांध है दोस्तों। इसी के अलावा जो तालाब की बात करें तो जमुनिया और गागुलपारा तथा तालाबों से, मतलब ये क्या है, इसका सिंचाई का स्रोत है। उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बालाघाट और सिवनी में। तो आपको याद रखना है किसका, तो ये सिंचाई क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका वैनगंगा घाटी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कम सिंचाई वाले क्षेत्र, यानी हम ज़्यादा वाले तो देख लिए लेकिन हम कम भी हमें पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में कम सिंचित क्षेत्र क्रमशः, यानी डिंडोरी, यानी जो डिंडोरी है आपका मध्य प्रदेश में क्या है, पहले नंबर पे क्या है, मतलब कम सिंचाई क्षेत्र में क्या है, डिंडोरी आपका पहले नंबर पर। कितना है, 1.5% यहाँ पे क्या है, सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। वहीं अनूपपुर की बात करें जो दूसरे नंबर पे आता है, इसमें 2.7%, फिर शहडोल 15% और मंडला 17.4% और अलीराजपुर 17.70%। आपको याद रखना ये क्या है, सबसे कम सिंचित वाले क्षेत्र हैं, यानी जो जिले हैं। तो कौन सा, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, मंडला और अलीराजपुर, ये आपके हो जाते हैं। दोस्तों कुछ अन्य देख लेते हैं जो एग्जामों में हमें क्या क्वेश्चन यहाँ इधर से निकल के आते हैं और पूछे जाते हैं। तो कुएँ व नलकूप सिंचाई की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। यानी जो मध्य प्रदेश में अगर प्रथम स्थान है तो किसका है, तो कुएँ और नलकूप का है। यानी सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में किससे होती है, तो कुएँ और नलकूप से होती है। तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान है।
वहीं शुद्ध सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत इसमें सिंचाई होती है इससे, तो 77.3% सिंचाई होती। किससे होती है? कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। फिर हम देख लेते हैं कुएं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला मंदसौर, यानी कुएं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा आपका आती है? आपका हो जाता है मंदसौर। वहीं नलकूप और ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ये है आपका इंदौर। कौन सा है आपका? ये है इंदौर। फिर इसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक नलकूप उज्जैन और इंदौर में है। क्या है? सर्वाधिक नलकूप उज्जैन और इंदौर में, जबकि मंडला में सबसे कम है। यानी कि सर्वाधिक की बात करें तो आपके कहाँ पे है? उज्जैन और इंदौर में। और सबसे कम वाला जिला कौन है जहाँ पे मतलब सबसे कम नलकूप है? तो कौन सा जिला आपका है? तो ये है आपका मंडला। कौन सा आपका? ये है आपका मंडला। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों नहर प्रणाली। अगर नहर प्रणाली की बात करें हम, तो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि नहर सिंचाई में क्षेत्रफल के आधार पर दतिया प्रथम स्थान पर है। कौन सा जिला है जो मतलब नहर सिंचाई में अगर क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम जिला कौन सा आपका? तो ये आपका हो जाता है दतिया। और वहीं जबकि नर्मदापुरम दूसरे स्थान पर, यानी पहले क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों बता रहा हूँ मैं, नहर क्षेत्रफल के आधार पे प्रथम जिला कौन सा आपका? दतिया। और दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? तो ये है आपका नर्मदापुरम। फिर प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तब भी कौन सा जिला प्रथम आपका आता है? तो इसी में भी आता है आपका दतिया। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नहर प्रणाली की बात कर रहे हैं। और अब हम कुछ तथ्य देख लेते हैं तो यानी जो बजट 2024-25 में सिंचाई परियोजना विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 13,596 करोड़ रुपए का क्या प्रावधान किया गया है। वहीं अब झील तालाब की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंचित 2.7% भाग पर सिंचाई होती है। यानी सिर्फ 2.7% भाग पर ही क्या है? झील या तालाबों से क्या है? सिंचाई होती है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक तालाब से सिंचित जिले, यानी जो तालाब है दोस्तों, तालाब से सिंचित जिले यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से आपके? एक तो आपका धार है और दूसरा बालाघाट है। पहले नंबर पर आपका धार हो जाता है, दूसरे नंबर आप पर क्या है? बालाघाट हो जाता है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जो दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर पहला रामसन साइट है वो है भोज वेटलैंड। कौन सा दोस्तों? भोज वेटलैंड। और ये कब इसको ये हुआ था? तो ये 2002 में लागू हुआ था। और भोज वेटलैंड कहाँ पे है? तो ये आपको याद रखना है भोपाल में। और ये आपका मध्य प्रदेश का क्या है? पहला रामसर साइट है, पहला रामसर है दोस्तों, ठीक है। तो ये भोज वेटलैंड। और कब लागू हुआ था? 2002 में। और कहाँ पे है? तो ये आपके भोपाल में। और दोस्तों यहाँ चित्र के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं शाक्य सागर झील। कौन सी दोस्तों? दूसरा कौन है? शाक्य सागर झील, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कब रामसर सूची में से जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था 2022 में। और ये कौन से जिले में है? तो ये है आपकी शिवपुरी में। कहाँ पे है? ये है आपकी शिवपुरी में। इसके बाद हम देखते हैं सिरपुर तालाब। और इसे भी कब जोड़ा गया था रामसर सूची में? तो इसे भी जोड़ा गया था 2022 में। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपके इंदौर में। कहाँ पे आपका? ये है आपका इंदौर में। जब भी डायग्राम के माध्यम से दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यशवंत सागर झील। यशवंत सागर झील की बात करें तो इसे कब रामसर सूची में जोड़ा गया? तो इसे 2024 में जोड़ा गया दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। 2024 में क्या है? यशवंत सागर झील को रामसर सूची में जोड़ा गया। और ये भी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी आपकी है इंदौर में। कहाँ पे है? ये भी आपकी इंदौर में। इसके बाद हम पांचवा देख लेते हैं तवा जलाशय। जो तवा जलाशय इसको भी क्या है? 2024 में रामसर सूची में जोड़ा गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपका नर्मदापुरम जिले में, जो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद कुछ हम अन्य फैक्टर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो आपकी हो जाती भोजताल। फिर झीलों की नगरी यानी लेकटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भोपाल को कहा जाता है। फिर 52 तालाबों वाला शहर कौन सा है? तो ये आपका है जबलपुर, जिसे 52 तालाबों वाला शहर क्या है? जबलपुर को कहते हैं। फिर मालवाई कश्मीर किसे कहते हैं? तो चिड़ी खो है दोस्तों, उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? मालवाई कश्मीर चिड़ी खो को कहते हैं। जो कहाँ पे स्थित है? जो नरसिंहगढ़ के जो राजगढ़ में स्थित है। दोस्तों मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा देता हूँ और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी में क्या है? तो शाक्य सागर है, माधव सागर है और जादव सागर है। और ये तीन कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेंगे शिवपुरी में। वहीं जो बेनी सागर झील है वो कहाँ पे है? तो वो है आपकी छतरपुर में है। कहाँ पे है? छतरपुर में है। फिर लोकपाल सागर और कौन सी? धर्म सागर, ये दो कहाँ पे आपके? ये दो आपके हैं पन्ना में। वही रीवा की बात करें तो गोविंदगढ़ तालाब और रानी तालाब, ये दोनों तालाब कहाँ पे हैं आपके? तो ये आपके रीवा में दोस्तों।
इसके बाद हम जबलपुर की बात करें तो हनुमान ताल और संग्राम सागर, ये दोनों कहाँ पे हैं आप कहती हैं आपके जबलपुर में। वहीं नर्मदापुरम की बात करें तो तवा जलाशय, जिसे क्या है रामसर सूची में जोड़ा गया, जो अभी मैंने हापी को बताया था। वहीं भोपाल की बात करें तो भोजताल, ये भोजताल कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका कहाँ है, ये आपका है भोपाल में। इसी के बाद हम दोस्तों देख लेते हैं कि शिवपुर तालाब और यशवंत सागर, और दोनों ही क्या है दोस्तों, ये रामसर सूची में इनको जोड़ा गया। इसी के लिए हम बात करें कि बिलावली झील, और ये भी कहाँ पे दोस्तों, ये भी आपकी है इंदौर में। तो ये आपके जो सिरपुर तालाब हो गया, यशवंत सागर हो गया और बिलावली झील, ये तीनों कहाँ पे आपके, ये आपके इंदौर में। वही लास्ट हम देख लेते धार। अगर धार की बात करें तो मुंज सागर, और ये कहाँ पे मुंज सागर, ये आपका मांडू में। और कापुर सागर, और ये भी कहाँ पे है, ये भी मांडू में। यानी जो मांडू है और ये कहाँ कौन से ज़िले में आता है, ये आपके धार में आता है। तो धार में क्या क्या हो गया, तो मुंज सागर और कापुर सागर। वही राजगढ़ की बात करें तो चिड़ीखो दोस्तों, ये कहाँ पे आपके राजगढ़ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये मैप है, मैप के आधार पे भी आप मतलब अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे एक दोस्तों हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना है।